सुनो भाई, देखो सबको पहले लास्ट क्लास की सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। देखो भाई एक बात ध्यान रखकर चलना, जो भी हमारी लास्ट क्लास की बात है, अगर तुम्हें वो बातें नहीं पता होती है तो देखो आज की बात समझ में तो आ जाएगी, लेकिन जब तुम कभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने बैठोगे ना, उस टाइम तुम्हें दिक्कत आएगी, और मैं जो जो बातें बोलूंगा ना वो तुम्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। एक बार टॉपिक डाल लो, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, और हिंदी में लिखो समग्र मांग का व्यवहार, और उसे 2 डॉट डाल के लिखना समग्र मांग अनुसूची। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और हिंदी में हमारे पास है समग्र मांग का व्यवहार, बोल सकते हैं एडी का व्यवहार, एडी का व्यवहार। सुनो भाई, देखो हमारे पास ये जो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ एडी, जिसको हम हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं एडी का जो व्यवहार है, समझो भाई मेरे पास एक्चुअल में है क्या, भाई थोड़ा फोकस रहे सब। सुनो मेरे पास ये जो टॉपिक है भाई, हमें इस टॉपिक को समझना क्या है, और इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी बात है क्या, इसका 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन जरूरत है 4 मार्क्स का। जब भी तुम्हारे पास एग्रीगेट डिमांड के बारे में आ जाए, समग्र मांग के बारे में आ जाए, भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब सुनो, पहले हमें पता होना चाहिए भाई एग्रीगेट डिमांड होती है। सबसे पहली बात तो मैंने एक बातें बोली थी कि हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक, उसमें जितने भी इनकम होती है वो सारी की सारी एक्सपेंड हो जाती है इन लीगल वे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सोचें कि भाई मेरी सैलरी कितनी है 10,000, कितनी है भाई 10,000, मैंने बोला जो मेरी इनकम है वाई कितनी मेरे पास हो 10,000, मैंने बोला 8,000 मैंने खुद खर्च कर दिए, ठीक है। इसको बोलूंगा कंजप्शन, क्या बोलूंगा इसे कंजप्शन, और इसको हिंदी में बोलूंगा उपभोग, ठीक। और उसके बाद में इसकी जो बाकी जो बचे हुए मेरे पास 2,000 रुपए, क्या करूंगा मैं इसको, इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट करूंगा ना मैं, जो मेरे पास सेविंग है इन्वेस्टमेंट है, बात वही पड़ती है। अब ध्यान रख के चलना, मुझे बताओ ये जो मेरे पास 2,000 रुपए हैं, ये हमारी इकोनॉमी में खर्च होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे आराम से। कॉमन सेंस की बात है कि जो मेरे पास ये 2,000 रुपए हैं भाई, ये 2,000 रुपए भी मेरे पास क्या है आराम से खत्म हो जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम इस पैसे को जमा करेंगे बैंक में, ठीक, और बैंक वाले किसी को लोन दे देंगे, ऐसा ही तो होगा, तो खर्च तो करेगा ना। तो हमें कॉमन सेंस क्या लगाना है, बस हमें एक बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर हम कभी भी इन क्वेश्चंस वगैरह को करते हैं, ठीक, तो इन दोनों बातों के बारे में पता होना चाहिए भाई, जो मेरे पास जितनी भी इनकम है वो सारे खर्च हो जाते हैं, बातें अलग ही। तो मैं तुमसे बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास इनकम होती है वो मेरे किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर के, जो मेरी आय है वो मेरी व्यय के बराबर होती है, ठीक। ये बातें तो लग रही है। फिर सुनो भाई, अब तो मैं इसमें कुछ बातें मैं लिखवाना शुरू करता हूँ, जिसके बेस पे तुम समझ जाओगे, ठीक है। भाई पहले हिंदी वाला लिखो, एग्रीगेट डिमांड, हाँ वही एडी, समग्र मांग लिखो, समग्र मांग को समग्र व्यय के रूप में मापा जाता है, समग्र मांग को समग्र व्यय के रूप में मापा जाता है, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि जो समग्र मांग है उसको समग्र व्यय के रूप में मापा जाता है। अब तो मैं इसको भाई बोल सकता हूं कि तुम्हें एक बात और याद है, मैं तुमसे वाली बात कही थी कि अगर कभी भी हम ऐसा करते हैं कि मेरी कोई सी अर्निंग हुई, ठीक है, मैं उसको क्या मानूंगा कि अच्छा मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो ऐसा ही मान के चलूंगा मेरे पूरे देश में जितने लोगों ने पैसा कमाया है, मेरे पूरे देश में जितने लोगों ने पैसा कमाया है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पूरे देश की इनकम होगी। ये तो है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को एक मान के चलते हैं। तो ये जो 10,000 है, ठीक, जो मेरे पास 10,000 है, इसमें से इसको मान लो मेरे पास 10,000 करोड़ है, ये हमारे पूरे देश की इनकम मान लो, ठीक, या फिर 10 लाख करोड़ मान लो, उसमें से 8,000 लाख करोड़ हमने क्या भाई, जिन लोगों ने पैसा कमाया उन्होंने सारा खर्च कर दिया। बाकी के जो बचे फिर ये 2,000 लाख करोड़, इनके ये सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करने के बाद क्या हुआ, दोबारा खर्च हो गए, ठीक है। पहले सबको पहला पॉइंट क्लियर है, उसके नीचे तुम सब दूसरा पॉइंट डालो।
समग्र मांग के व्यवहार का अध्ययन, समग्र मांग के व्यवहार का अध्ययन, आय के विभिन्न स्तर, आय के विभिन्न स्तर पर समग्र व्यय के व्यवहार के रूप में किया जाता है। समग्र व्यय के व्यवहार के रूप में किया जाता है। अब नीचे हैशटैग डालो। समग्र मांग के व्यवहार का अर्थ है कि समग्र मांग के व्यवहार का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के प्रति, आय के विभिन्न, अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के प्रति समग्र व्यय कैसे प्रतिक्रिया करता है। समग्र व्यय कैसे प्रतिक्रिया करता है, देखो भाई इंग्लिश में प्रतिक्रिया करता है। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू how aggregate expenditure responds to different level of income in the economy। सुनो भाई, मैं तुम्हें एक्चुअल में बताने क्या जा रहा हूं वो वाली बातें सीखो। देखो भाई, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है, ठीक है, देखो सब बस लास्ट की लाइन पढ़ो। इंग्लिश वालों को मैं जितना लिखवाया बस उतना पढ़ना है, और सब बस जो लास्ट की लाइन है उसे पढ़ो। क्या लिखवा रखा भाई मैं लिखवाया है कि समग्र मांग के व्यवहार का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तर के प्रति समग्र व्यय कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये वाली बात लगी। मैं नॉर्मल से क्या बोला कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारी पूरी इकोनॉमी में हम जो अपना खर्चा बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक, वो हमारे इनकम के, जो हमारी आय के बढ़ने के साथ कैसा बिहेवियर करती है, कैसा बर्ताव कर रही है। बस हमारी मैंने बोला कि अगर मेरे पास, सुनो भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर जो मेरी यहां पे इनकम है, अगर इनकम 0 है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये मेरे पास कितनी होगी। यहाँ बताओ 0 बोलने वाला कौन कौन है। अगर मेरी इनकम 0 है तो यहाँ पे मेरी जो डिमांड है, जो मेरी मांग है, जो मेरा खर्चा है, वो कितनी होगी। 0 बोलने वाला कौन कौन है यहाँ पे। लास्ट क्लास में तो थे 2-3 जने बोलने वाले। सुनो भाई, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं खर्चा करूंगा, ठीक है। मान लो मैं कर रहा हूँ 30, कितना कर रहा हूं मैं, 30 कर रहा हूं, ठीक है। फिर मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, 20। अब भाई मैं थोड़े से इस खर्चे को बढ़ाऊंगा, ये भाई कॉमन सेंस की बात है, ठीक। फिर अगर मेरी जो इनकम है एकदम से और बढ़ गई, ठीक है, मैं बोलूंगा यार अब पैसे तो आ रहे हैं, थोड़ा और खर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया भाई, इसको भी बढ़ा दिया, ठीक। फिर मेरी इनकम मान लो और बढ़ गई, ठीक है, इनकम और बढ़ी। पता है हम टॉपिक का पढ़ रहे हैं कि मेरे पास जो हमारा खर्चा है वो हमारी इनकम के बढ़ने के साथ साथ कैसा बिहेवियर करता है, जो भी मेरे पास जितने खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर मैं मान के चलो, देखो ये मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ बस कि अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा खर्चा कैसे वेरी करता है, हमारा जो खर्चा है वो कैसे प्रतिक्रिया करता है। पता ना, इंसान है तो इंसान में तो भाई हमेशा खुजली होती है। जहां पैसे आए, अबे खर्च को नहीं हो रहे, समझ रहे हो, बोल नहीं कुछ और सोच रहा है वो। सुनो, हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, 0, 20, 40, 60 है। तो जैसे मेरी इनकम और बढ़ी, मैंने क्या किया भाई, बढ़ा दी। अच्छा, कोई ये बोलना चाहेगा बराबर खर्चा करता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा ना भाई। ऐसा क्यों नहीं होगा कि देखो, जब ना इंसान की एक जरूरत पूरी हो जाती है, क्या बोला मैंने, जब इंसान की एक जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद ना उसको थोड़े पैसे बचा लूं, सोचा है ना, ठीक। अब इससे मान लो कल को शिवम पैसा नहीं कमाएगा, ठीक है,
तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, ठीक। नहीं मैंने कल को मान लो, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जितना कमाएगा उतना उड़ा देगा, ऐसे ही तो होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जितना वो कमाएगा वो सारा सारा वो उड़ा देगा, ठीक है। फिर इसकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी, यार वो कह रहा है कि यार सारा तो उड़ा दे रहा हूँ, अब क्या करता हूँ थोड़ा ना पैसे बचा लेता हूँ, ठीक। तो क्या हुआ भाई, इनकम 60 हुई तो इसने एक्सपेंडिचर ठीक है 45 किया, फिर इसकी इनकम और बढ़ गई, ठीक है। इसकी इनकम क्या और बढ़ी, 60 से 80 होगी, तो मान लो इसको हमने कर दिया 50, ठीक है। फिर और मान लो बढ़ गई, सुनो, फिर मैंने किया इसको 100, तो 100 करने पे मान लो 55, ठीक। फिर ये और बढ़ गई, ये हो गई 120, ठीक है। 120 होने से मान लो मेरे पास हो गई 60। देखो भाई हमारा एक ना कॉमन सेंस क्या काम करता है, सुनो। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई देखो सबसे पहले टेबल समझना, उसके बाद ग्राफ समझाऊंगा, और टेबल की तुम्हें एक्सप्लेनेशन करनी है, मैं लिखवाऊंगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन, समझ आ रही बात। देखो मेरे पास ये टेबल है, सबसे पहले हमें इस टेबल को बनाना है, फिर इस टेबल की एक्सप्लेनेशन, इस टेबल की तुम्हें व्याख्या करनी है। भाई तुम व्याख्या कैसे करोगे, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। जो इसकी व्याख्या होगी कैसे करनी होती है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि जब हमारी आय शून्य थी, ठीक है, मतलब कि हम हमारी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक अर्थव्यवस्था में जब आय का स्तर शून्य था तो वहां पे उपभोग जो है वो 30 था। इसके आगे तुम रीजन लिखोगे, तुम लिखोगे इसके आगे रीजन, पता ना क्यों रीजन, तुम रीजन लिखोगे कि भाई एक मनुष्य या फिर मान लो कि कोई भी इंसान जो है वो क्या है कि बिना खाए पिए रह सकता, वो आय का स्तर शून्य होने पर भी, ठीक है, जब उसका आय का स्तर 0 होता है फिर भी उसको कुछ ना कुछ उपभोग करता है, वो भले ही किसी से उधार लेके करे, ठीक, बात तो अलग ही। और भाई ये जो यहाँ पे कंजम्पशन की है ना, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग, क्या बोलते हैं इसे, स्वायत्त उपभोग, ये बात तो अलग ही। भाई एक बार एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि स्वायत्त उपभोग को एक उदाहरण की सहायता समझाओ। कोई नहीं कर पाया था, बस एडिटो छापना था। सुनो ये वाली बात लगी। अब भाई इंग्लिश में कैसे लिखोगे कि when the level of income is 0 then the aggregate demand, या फिर बोल सकते हैं aggregate expenditure is 30 because there is a certain minimum need of any person, ठीक, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद भाई आय का लिखोगे, देखो इसको लिखने के बाद फिर लिखेंगे एंड दिस नीड, या फिर बोलते हैं दिस डिमांड आर कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन, ये बात बता लगी। फिर हमने इसके अगले पाएंगे, लेकिन देखो अब दोबारा हिंदी में बोल रहा हूं, मैंने इसे बोल दिया। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास इनकम जो है जब उसकी आय 0 से बढ़कर 20 हो जाती है तो उसी के स्वरूप, उसी की तरह से वो अपने खर्चे को, जो उसकी मांग है उसको बढ़ाता है, ठीक। और ठीक इसी प्रकार एक स्तर ऐसा आता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा एक स्तर ऐसा आता है जब उसकी जो आय है वो पूरी की पूरी व्यय के बराबर हो जाती है, ठीक है। जो उसकी आय है वो क्या उसके पूरी समग्र मांग के बराबर होती है। फिर उसके आगे एक स्तर ऐसा आता है कि जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, वो क्या पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने के बाद वो अपने आय का कुछ हिस्सा क्या बचाना शुरू करता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई जब उसकी आय 60 है, तो मैं सबके पॉइंट बनाएंगे कि तुम पैराग्राफ छाप दो, पैराग्राफ मत छाप देना, पहले का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा ऐसे पॉइंट ना, बस तुम्हें यहाँ तक समझाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 60 पे, हम बोलेंगे जब उसकी आय जो है 60 हो जाती है तब वो अपने आय का संपूर्ण भाग, अपने आय का पूरा भाग जो है मतलब कि किसी भी ऊपर, मतलब ये मान लो उपभोग पे खर्च नहीं करता, ठीक, वो अपना कुछ हिस्सा बचाता है, उसको बचत बोलते हैं, ठीक है। फिर ठीक इसी प्रकार से जब उसकी आय 120 है तो वो क्या है कि भाई अपनी मांग को 60 कर देता है, ये बात पता लगी। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो है बार बार ऐसे घटती क्यों जा रही है, रेट घट रहा है ना इसका, देखो रेट घट रहा है, पहले इसका भाई इतना था, इतना 40 था 40, अब इसका रेट देखो घट रहा है। इसकी सैलरी बढ़ी 20 रुपए, ठीक है, इसने कितना बढ़ाया 5, इससे बढ़ी फिर 20, 5, 20, 5, 20, चलो ना भाई। इंसान की जरूरत ना मतलब अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो हमेशा अपने सारे पैसे खर्च नहीं करता, ठीक है। इसमें किसी को कुछ बोलना है? हाँ भाई, अब मैं सेम चीज बस इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जो क्या बोलेंगे पहले मैंने बोला था, ठीक, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि when the level of income was 0 then the aggregate demand was 30 because वाली लाइन याद है, because every human being have some minimum need, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि every human beings demand for at least something,
मतलब किसी न किसी चीज के लिए डिमांड करता है एंड दीज डिमांड आर कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन द इनकम, एक मिनट, हाँ भाई हाँ एक मिनट को, व्हेन इनकम गोज फ्रॉम 0 to 20 देन द एक्सपेंडिचर, जो हमारे पास क्या बोल देंगे, जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, देन द एग्रीगेट डिमांड विल राइज फ्रॉम 30 to 35। ठीक, फिर बोलेंगे अगला पॉइंट, हाँ ये वाला, तो देखो अगला पॉइंट बोलेंगे देन अ पॉइंट विल कम, एक पॉइंट ऐसा आएगा, देन द टोटल इनकम वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। मैं क्या बोला, a point will come where total income will be equal to aggregate demand or aggregate expenditure। ठीक, but after certain time when the income goes from 40 to 60 then aggregate demand is comparatively less than the income। ठीक है, जो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कंपैरेटिवली कम है, मेरे पास कम है, से इनकम से कम है ना। इन द सेम वे व्हेन द इनकम वाज 120 देन द एग्रीगेट डिमांड वाज 60। ठीक है, ये वाली बात पता लगी। हाँ भाई, इसमें सेविंग की बातें तुम्हें लिख देनी साथ में, बोलो इसमें बोलना है किसी कुछ, इसकी एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए। अगला मैं तुम्हें कर्व बना के दिखा रहा हूँ, कर्व तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, कर्व को समझ भाई, देखो तुमके पास बुक है ना, जिसको लगता है कि हाँ भाई मेरी भाषा डिट्टो छापनी है, छाप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें फिर जाके वाली बातें याद करनी पड़ेंगी। अगर तुम बना बना के खुद लिखोगे ना समझ समझ के इसको, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे होते हैं भाई वो इन चीज को याद कर रहे होते हैं, मेरा मानना है ये चीज याद करने के लायक बनी ही नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें भाई ये सारे मतलब कि कभी भी जो तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, इसको कभी याद मत करना। ठीक, अब तुम अपने हिसाब से, मैं जितना मानता हूं भाई इसके एक पेज भर जाते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसको तुम एक पेज पे बनाओगे ना और इसको एक्सप्लेन करोगे, कम से कम 1 से 1.5 पेज भर जाते हैं। ठीक, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ 1.5 पेज लेके चल लो, और तुम्हारी स्टार्टिंग है थोड़ी सी कटिंग होगी तो 2 पेज लेके चलो। हाँ भाई, अब हम इसको हम क्या बनाएंगे, एक हेडिंग डालो इस जगह, जो एडी कर्व है, एडी कर्व मतलब कि एग्रीगेट एक एडी वक्र। सुनो भाई, जो मेरे पास एडी वक्र है, जो मेरे पास क्या भाई एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, इसके बारे में बात करते हैं। समग्र मांग वक्र ये बनता कैसा है, सुनो। सबसे पहले यहाँ पे भाई तुम्हें एक साइड लेके चलनी है इनकम। सुनो, सबसे पहली बात हमारे पास कौन सी बातें आ जाती हैं, मेरे पास यहाँ पे 0 का पॉइंट है भाई। देखो इसमें ना तुम्हें हर एक चीज के पीछे रीजन बताऊंगा, तो सिर्फ इस कर्व को समझाने में कम से कम तुम्हारे 20 मिनट जाएंगे। ठीक है, इसको समझाया मैंने, इसको समझाते समझाते मेरे 18 मिनट जा चुके हैं, 18-19 मिनट। ठीक, उसके बाद जाके अब इसको समझा रहा हूँ ना भाई, इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगे ही लगेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा फोकस रहना, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं है। सुनो, सबसे पहले भाई, अच्छा एक बात और, तुम ना जब भी कर्व बनाओ तो इसके हिसाब से बना ले करो आसानी से, नंबर 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 30, 35 इस तरीके से करते रहना। तो अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी पहली बात बोल दूं, मेरे पास 0, 10 से शुरू करूं, 100 तक ना, 20 तक करता हूं। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब भाई यहाँ पे कहाँ शुरू है, मतलब कि सुनो, इसको यहाँ पे ना तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक बार सुनो, हमें यहाँ से कोई एक्चुअल मतलब होता नहीं है, यहाँ से कोई मतलब है नहीं। हम देखें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 120 है ना, बस 120 तक तुम्हारा कैसे पहुंच जाए। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास क्या यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 पे ले लो। हाँ भाई, पहले वाली बातें क्लियर है भाई। तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारे पास क्या भाई एक्स है। ठीक, ये तुम्हारा 0 है। सबसे पहली बात मैं बना रहा हूँ एडी का कर्व, क्या बना रहा हूँ, एडी का कर्व। ठीक है, तो भाई एडी कहाँ शुरू हो रही है, 30 से शुरू है ना, तो मैं इस वाले पॉइंट को ले रहा हूँ यहाँ पे 30 लिया मैंने इसको। भाई देखो एडी घट रहा है, बढ़ रहा है ना, देखो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60।
तो मतलब इसका कर्व जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा इसका। तो भाई ये चला गया मेरा ऊपर, ठीक है, ज्यादा ऊपर चला गया भाई। इसकी लास्ट औकात देखना कितनी है, 60 तक है। ओ भाई 60 तो ही मर जाएगा ये। सुनो भाई, ये ज्यादा चला गया। हाँ भाई ये दिखा तुम्हें, इसमें दिक्कत है किसी को? भाई देख लेना थोड़ा, मतलब ऐसे ही बनेगा ये। अब सुनो, इसके अगर आगे थोड़ी सी और बात करूं, इनकम की बात, देखो एडी बना दिया, इसका नाम पता क्या है? एडी। एडी को और क्या बोलते हैं? एडी मेरे पास एक, सुन जाओ भाई सुनो, एडी किसके बराबर होती है पता है? एग्रीगेट डिमांड। हम पूरे देश की बात लेके चल रहे हैं, हम पूरे के पूरे देश की बात लेके चले। हमने जो कंजम्पशन किया वो, हमने जो पैसा खा लिया वो, ठीक है, बाकी के बचे हुए पैसे बैंक ने किसी और को खिलाया होगा। समझ रहे हो? देखो 10,000 की इनकम, ठीक, 10,000 की इनकम, उस 10,000 की इनकम में से मैंने क्या किया, 8,000 रुपए खा लिए, 2,000 बैंक में जमा किए, ठीक है। तो एडीसी, बाकी क्या मैंने आई, यही तो है ना, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही तो है। और भाई जो मेरा एग्रीगेट डिमांड होता है वही मेरे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है। जो मेरा समग्र मांग है ना, समग्र मांग मेरे समग्र व्यय के बराबर होता है, ठीक है। बोलो पहले वाली बात, इसमें दिक्कत है किसी को? तो इसमें किसी को कुछ बोलना है? ठीक भाई, अब देखो कर्व में दिक्कत कहां पे आती है? कर्व में दिक्कत आएगी यहाँ पे, ये मैच कर गया। हाँ भाई यहाँ देखो, एक बार ध्यान रखकर चलना, सबसे बड़ी बात होती है पता है क्या? स्केल, ठीक। अगर तुम्हारा स्केल से नहीं बनता ना और पेंसिल से नहीं बनता है तो तुम बहुत ही बड़े धोखे में रहोगे, ठीक। समझ रहे हो? अपने आप को, खुद को वहम में रखोगे कि मुझे तो आता है, मुझे आता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम गारंटी ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हें आता होगा। तुम अगर मैं इसको अभी करा के ना 10 मिनट बाद बच्चों से करो, तुरंत मुंह बंदा देख लेना। थोड़ा फोकस्ड रहो, समझ जाओ कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, ये सारी बात हमें पता होनी चाहिए। सुनो, सबसे पहली बात भाई, हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास 0-30 मैच कर रहा है, 0-30 मतलब मेरे पास 0 यहाँ पे 30 रहा। जो एडी है ये मेरे पास वाई है, ये वाला ये मेरे पास वाई का है। भाई अब सुनो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग बोलते हैं कि वाई जो मेरे पास है ना हमेशा 45 डिग्री की है। अब मैं तुम्हें इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ क्या होता है। 45 डिग्री का मतलब क्या है भाई? 45 डिग्री का मतलब देखो, 45 साइड, 45 साइड, इसका मतलब है वाई हमेशा, देखो एक्चुअल में बैलेंस होती नहीं है। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि जितना कमाया सारा खर्च हो गया? सोचा कभी? एक्चुअल में नहीं होता ना। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, तो हमें मानना पड़ेगा जितना हमने कमाया सारा खर्च हो गया। देखो भाई इस बात को एक्सेप्ट करो, ठीक। मैं तो बता ना कि देखो ईगल, मतलब ईगल क्या है, लीगल। सुनो लीगल वे से क्या होता है? जो हमारा लीगल वे है भाई, लीगल वे हमसे ये बोलता है कि अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो 8,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ जाएंगे? बैंक में। हम रखते क्या बैंक के अंदर? घर में पड़े जाते हैं हमारे, बक्से के अंदर मोटी मोटी गड्डियां रखी हुई है। देखो हाँ हाँ कह रहा है, चल सुनो। हाँ भाई पहली बात बता लगी, पहले क्या बोल रहा हूँ भाई, ये ना पता है छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं कभी भी ऐसा बोलूं कि बच्चों ऐसा होता है तो इस बात को मानो। इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें जब भी बुक पढ़ाता हूँ ना, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि जो बात यहाँ तुम्हारे बुक में लिखी है और जो असली लाइफ है भाई, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जमीन और आसमान का, ठीक है। बात पता लगी? बस इतना अंतर है, ठीक है भाई। तो इन बातों को एक्सेप्ट करो। ये वाई का सुनो, वाई 45 डिग्री इस साइड और 45 डिग्री उस साइड इसलिए होती है कि हम हमेशा मानते हैं कि जो मेरे पास वाई है वो हमेशा एडी के इक्वल होता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं आता। देखो लोग ना क्या करते हैं, इलीगल तरीके से अपने घर में नोट रखते हैं, पता है। और भाई ये एक तरीके से मान लो ब्लैक मार्केटिंग होती है नोट की। तुम कभी किसी दूसरे देश की करेंसी अपने घर में लाके रखो, ठीक, ये भी तुम्हारे पास काला बाजारी हो गई नोट की, इससे हमारे देश की सरकार उसका नुकसान होता है, ठीक। तुम अपने घर में ना बहुत सारे ना नोटों की बोरी भर लो, ठीक, और किसी ने कॉल मार दे ना इनकम टैक्स पे, तुम गए, फिर बात तो लगी। कभी ट्राई मारना एक बार किसी के ऊपर। सुनो यहाँ पे
हाँ भाई, ये वाली बात है, क्लियर है। अब यहाँ फोकस करो। सबसे पहली बात मैंने बता दिया, ये 30 पे यहाँ पे क्यों है, हम क्या बोलते हैं इसको भाई, ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन में पास क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, स्वायत्त उपभोग बोल के चलते हैं इसको। इसमें बोलना है किसी को, ये मेरे पास ऑटोनोमस कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग। जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं डिटेल में करवा दिया जाएगा। ठीक है, जिसको साइड में लिखना है लिख सकता है अभी, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम बोलेंगे स्वायत्त उपभोग। अब सुनो भाई, ये तुम्हें दिख रहा है वाला इसका। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ फोकस करो एक बार, ये जो y है, यहाँ सुनो, y में से अगर मैं c को माइनस कर दूं, ठीक, तो मेरे पास क्या है, i आना चाहिए। ये तो ना y इज इक्वल टू c प्लस आई, भाई यही तो होता है। मानते वाली बात, इनकम जो मेरे पास जितनी आय है मेरी, पहले पैसे खा लिए, जो बचे मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या चीज है भाई, अगर आई ऐसा है, इसका मतलब क्या निकल के आया मेरे पास, कि मैं जब भी पैसा कमाऊंगा खा के सारा बैंक में जमा करूंगा, ये तो होता है। लेकिन अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा, बस मारिए, यहाँ पे पैसा नहीं कमा रहा मैं, यहाँ पे भाई, यहाँ पे पैसा और यहाँ पे कम पड़ रहा है। हाँ देखो, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट, या देखो बराबर होने से पहले भाई थोड़ा फोकस कर जाओ, पहले बहुत फायदे में रहोगे। जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम लिख नहीं पाओ, इस बात की गारंटी ले लो। सुनो क्या बोला मैंने, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे जो मेरी सेविंग है वो माइनस में जा रही होगी, बात में आ रही है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मेरी सेविंग क्या प्लस में, देखो यहाँ सेविंग प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो इस वाले पॉइंट को हम बोल देंगे नेगेटिव सेविंग। ठीक है, और इसके बाद वाले पॉइंट को पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, हम बोल देंगे मेरे पास क्या है, ऋणात्मक बचत, और मेरे पास क्या लिखा है भाई, धनात्मक बचत। बोलो, इसमें किसी को बोलना है कुछ। अब इसको हम कर पर समझ रहे हैं भैया। देखो सबसे पहले चीज, इधर कैसा दिख रहा है तुम्हें भाई, पता नहीं रेड मार्कर दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ब्लू चला रहा हूं। ये वाला हिस्सा भाई क्या बोलेंगे इस वाले हिस्से को, नेगेटिव सेविंग। ठीक, क्या मेरे पास है, नेगेटिव सेविंग है। लेकिन अगर इसी के हम जस्ट थोड़ी सी बात करते हैं, मेरे पास क्या आता है भाई, यहाँ का सारा हिस्सा देखो, डिमांड मेरी यहां तक है, इसके ऊपर देखो y और AD, क्या देखो y और AD, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सब लोग फोकस करो, ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल वाला पॉइंट ये रहा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास इक्वल है, इक्वल का पॉइंट मेरे पास ये रहा। तो इक्वल का पॉइंट आने के बाद तुम देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ सेविंग कितनी हुई बोलेगा, 15 रुपए, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना भाई 55, और यहाँ पे 60, ऐसा ही तो है। तो y और AD, इनके जो बीच की दूरी है जुड़ने के बाद वो सेविंग है। तो क्या बोलूंगा मैं, कहाँ पे, यहाँ पे, चलो समझदार हो। सुनो भाई, ये जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है, जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है, ये मेरे पास क्या भाई, पॉजिटिव सेविंग है। बोलो पास मारिए, मेरे पास क्या भाई वाला पॉजिटिव सेविंग है। इसमें किसी को बोलना है कुछ, नेगेटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग क्या क्या है भाई। हम अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट मेरी कहां से शुरू हुई है, कोई कुछ बोलना चाहेगा। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल मेरी जब मेरी इनकम 60 है तो शुरू हुई है। ठीक, लेकिन एक बात मान के चलो भाई, एक इंसान जब वो पैसा कमाता है ना, वो अपनी इनकम का हमेशा जो एक हिस्सा है, ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, वो अपनी इनकम का एक हिस्सा क्या है, हमेशा बचा के रखता जरूर है। अगली बात बोलेगी भाई, ये हमेशा से होता ही होता है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला कि ये 20 है ना, तो मैं इस पर 10 पे लेके जा रहा हूं, ये वाली भाई, वो क्या हमेशा एक हिस्से को कांस्टेंट रख के चलता है। ये इकोनॉमिक्स की फॉर्म में है। क्या बोला मैंने, अगर हम अपने आप को इकोनॉमिक्स की नजरों से देखें, ठीक, तो हमारा मानना ये होता है कि भाई हर एक इंसान अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाता जरूर है। ठीक है, अगर तुम सब देखो भाई,
कभी भी कोई इंसान अगर फाइनेंशियल ज्ञान लेगा ना, अगर थोड़ा सा गरीबी से ऊपर उठना है, ठीक, इसके पीछे राज क्या होता है? पहला राज ये होता है भाई कि अगर तुम कितना भी पैसा कमा रहे हो, ठीक, उसका सबसे पहले तुमने जितने खर्चे हैं ना, खर्चे को पहले पे मत करो। सबसे पहले उसका 10 से 20% अपने बैंक में जमा कर दो। सबसे पहले काम करो, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करो सबसे पहले, अगर तुम्हें गरीबी से थोड़ा ऊपर आना है तो, ठीक। सबसे पहले करना होता है कि कम से कम 20% अपने तो बैंक में डालो या अपने किसी प्लॉट में लगाओ। फिर तुम्हारे बिल का बर्डन पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर आएगा बिल का बर्डन, बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। तुम अपने आप को थोड़ा सा धक्का मारोगे, पुश करोगे अपनी लिमिट, अपनी जो औकात है थोड़ी सी बढ़ाओगे, ठीक। तो अपना यही चीज, इस चीज को लागू करने के लिए भाई इकोनॉमिक्स के अंदर बात पढ़ाई जाती है कि हमें हमेशा एक मिनिमम अमाउंट की सेविंग करनी ही करनी चाहिए। बात अलग, ये बात इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, पर्सनल फाइनेंस है इसके अंदर सब जगह बताई जाती है कि अगर कोई एक इंसान है, उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अगर आगे निकलना है, ठीक है, तो भाई उसको ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता तो भाई वही बात है, ठीक है, आराम से आएगा। बताओ, ये वाली बात क्लियर है? मैंने आई क्या होता है यहाँ पे, आई जो मेरे पास है, हमेशा एक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट की सेविंग करता जरूर है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अब सुनो, इसकी एक्सप्लेनेशन कौन कौन लिख पाएगा? सुनो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, फिर भी समझ आना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई पहले हम एडी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे एडी स्टार्ट फ्रॉम 30। कहाँ शुरू हो रहा है भैया? मेरे पास 30 से शुरू हो रहा है, पता ना क्यों, तो वही वाला रीजन लिखना है तुम्हें। भाई रीजन क्या है मेरे पास? सुनो, जो रीजन है भाई उसमें हम ये लिखेंगे कि एडी ऑलवेज, मतलब कि हम बोले एडी नेवर कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। दैट्स व्हाई इट गेट स्टार्ट फ्रॉम 30 बिकॉज every human want, मतलब every human beings have some want, ठीक, and some needs, and these needs and wants are called autonomous consumption। हिंदी में क्या बोलेंगे कि भाई जो हमारे पास समग्र मांग है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंसान को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ मात्रा का उपभोग करना होता है। इसीलिए हमारे पास जो एडी वक्र है मेरे पास क्या भाई, वो 30 से शुरू हो रही है, ठीक, चलिए बात लगी। और ये जो हमारे पास जो 0 और 30 का अंतर है, हम इसको क्या बोलते हैं भाई? स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। चलिए बात लगी। फिर अगली बात पे करते हैं कि भाई इस पॉइंट का कैसा नाम डाल दे रहा हूँ, इसे डाल रहा हूँ ई, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एट पॉइंट ई टोटल इनकम वाज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एडी बिकॉज एट दिस पॉइंट, मेरे पास क्या भाई है? y इज इक्वल टू एडी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑल द कंज्यूमर एक्सपेंड देयर ऑल इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि भाई बिंदु ई पर, बिंदु ई हमारा संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर जो भी इंसान है, जो मनुष्य है, या फिर हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुल आय है वो मेरी कुल व्यय या फिर समग्र मांग के बराबर है, ठीक, बात तो लगी। उसके आगे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एडी और वाई के बीच की दूरी, यहाँ पे दोगे कि भाई पॉजिटिव सेविंग, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे कि उसके आगे जब बस लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड वाई, ठीक, आफ्टर पॉइंट ई इज द पॉजिटिव सेविंग। मेरे पास क्या भाई? पॉजिटिव सेविंग है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि बिंदु ई के बाद वाई और एडी के बीच की जो दूरी है, ठीक, ये मेरे पास क्या भाई? इसको धनात्मक बचत बोलते हैं। ये वाली बात पता लगी। अब मैं इसके लास्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करने के बस एक ही बात बोलूंगा कि भाई हर एक मनुष्य क्या है कि भाई अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचत के रूप में बचाता जरूर है। अब भाई तुम्हें करना क्या है? सबके बारे में तुम क्या करो भाई? आराम से लिखोगे जितनी चीजें ना, वो सारी की सारी बात तुम लिखो। और अगर किसी ने इस बात की हल्की सी भी चूक करी कि वो सोच रहा है, आराम से जाके जब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तब लिखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा सारा गुल हो जाएगा, ठीक। फिर तुम दोबारा देखना तुम्हारी 30-40 मिनट की वीडियो, ठीक है, दोबारा से देखना और कुछ नहीं होगा। ये बात तो लग गई भाई। तुम्हें ये सारे के सारे क्या है कि अच्छे से करने, अगर नहीं करोगे तुम्हें दिक्कत आएगी। और अगर तुम्हारा स्टार्टिंग का बेस खराब हुआ तो पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बस ना आगे भाई इन बात थोड़ा ध्यान रख के चलो।
ये संजीव आ रहा है।